ये बिना संविधान संशोधन के ये लागू किया जाना एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संविधान संशोधन है, भले उत्तराखंड में ही हुआ हो, क्योंकि तमाम संवैधानिक प्रावधानों का ये उल्लंघन करता है। हलाला प्रथा जिस तरह इसका प्रचार किया जाता है वो गलत है। हो चाहे पत्नी, तो पति के लिए दंड है कि तुम्हारी पत्नी दूसरे के साथ जो है वो क्या कहते हैं, वन नाइट स्टैंड भी रहा उसका, तब तुमको वो पत्नी मिली, तो तुमने कंप्रोमाइज किया। और स्त्री के साथ दंड है कि तुमको भी उस पति के पास जाने के पहले किसी और के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ा। ये दंडात्मक व्यवस्था है, ये नॉर्मल व्यवस्था नहीं है। बहुत से शब्द हिंदी के ऐसे हैं जो आप अगर हिंदी में प्रयोग कर देंगे तो गाली हो जाएगी, अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे तो हुआ करे। लिव इन में जब चाहे आप लिव इन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको भरण पोषण देना पड़ेगा पत्नी की तरह। पत्नी भी जब चाहे लिव इन से बाहर आ सकती है और भरण पोषण का दावा भी कर सकती है। इसमें सारे पर्सनल लॉ की ऐसी तैसी हो गई। अब एक्सेप्शन इस पे लागू होगा कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जब संविधान सभा बनी थी उसमें भी व्यापक चर्चा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर का एक अपना ओपिनियन था जिसपे हम वीडियो बना चुके हैं। कल से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि समान नागरिक संहिता। इसमें जो एक्सेप्शन दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कि यूसीसी के नियम और कानून शेड्यूल ट्राइब को पूरी तरह से बाहर रखा गया है इस नियम कानून से। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे कि पूजा नियम एवं परंपराओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। तो क्या क्या बदलाव होंगे इसमें? लिव इन रिलेशनशिप का क्या होगा? धार्मिक जो और समूह है उनके लिए क्या बदलाव है? शादी विवाह, तलाक, लड़का लड़की के बीच जो संबंध है उसमें क्या होंगे? ये तमाम पहलू को जानना बेहद जरूरी है और इस पे चर्चा इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यूसीसी को समझेंगे और इस पे बीजेपी ने संसद में ये कहा था कि हम सबके लिए बराबर करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब देखते हैं कि जो उत्तराखंड में लागू हुआ है क्या हुआ। एक तरह से एक्सपेरिमेंट है और उसका जो आउटकम होगा वो जाहिर है कि उसके बाद और एक्सपेरिमेंट बढ़ भी सकते हैं। स्वागत है सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, देखिए, जो कैसे हैं? आपने सबसे बस ठीक है, जो आखिरी शब्द का इस्तेमाल किया कि एक्सपेरिमेंट है, जी। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा। अगर इसको चुनौती दी गई तो जो अंतिम निर्णय, जो न्याय दृष्टांत बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज या 3 जज बनाएंगे या इसको संविधान पीठ के पास भेजेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से पॉलिसी इश्यूज है और जो कहीं ना कहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों को, जो धर्म की स्वतंत्रता है, अपनी परंपरा को मानने की स्वतंत्रता है, उस पर कहीं ना कहीं ये आघात करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये टेस्ट केस है, इसमें कोई मतलब बहस नहीं हो सकती। इतनी बढ़िया परिभाषा तो शायद ही किसी ने दी हो कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, जहां ऐसे भी अल्पसंख्यकों की संख्या एक आध विधानसभा छोड़ करके बाकी जगह नगण्य है लगभग, तो वहां ये एक्सपेरिमेंट सबसे सक्सेस हो सकता था, तो इसलिए उसको वहां लागू किया गया। और ये केंद्रीय कानून के तहत नहीं लागू किया गया, स्टेट ने लागू किया है। लेकिन इसकी अगर संवैधानिक वैधता का परीक्षण होगा तब जाकर के बाकी जगहों पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा और बाकी लोग लालायित होकर इसकी ओर देख रहे हैं, जो बीजेपी राज्य। अब जो इसका मूल मतलब है वो मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता वह कानून है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सिविल मामलों में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। यानी वो जो 3 तलाक तो मान लिया आपने खत्म किया, लेकिन बाकी भी जो तलाक का सिस्टम है तो अब वो खत्म करना उत्तराखंड में मुश्किल है, असंभव जैसा है। या वो जाए कोर्ट में, कोर्ट कहे कि नहीं, ये जो इन्होंने एक्सेप्शन रखे हैं उसके अंतर्गत आता है, तो बात अलग है।
अदरवाइज ये है कि जो तलाक का सरलीकरण मुस्लिम कम्युनिटी में है, मैं निष्पक्ष टिप्पणी कर रहा हूं बिना इसके कोई मुसलमान है कि हिंदू है कि स्त्री है कि पुरुष है कि किसके खिलाफ अन्याय है किसके खिलाफ न्याय है, लेकिन जो उसका सरलीकरण है, वो जहां सरलीकरण नहीं है वो लोग उसकी तरफ ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं कि यार ये लोग जब चाहे तब तलाक दे दें और हम लोग जो है 20 साल से कोर्ट में चप्पल घसीट रहे हैं। और चप्पल घसीटने के अलावा जो है जज साहब की मर्जी है, कहते हैं कि 50,000 हर महीने इनको दो। रेस्टिट्यूशन आप यहां तक कह दिया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो मुकदमा होता है हिंदू एक्ट के अनुसार, जिसमें है कि वैवाहिक अधिकार बहाल हो, माने पत्नी पति के साथ रहे और पत्नी का कर्तव्य निर्वाह पति के प्रति, उसमें भी अगर हस्बैंड की डिग्री हो जाती है और बीवी तब भी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और पत्नी का दर्जा के लिए नहीं है, तब भी आपको उसको जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब इतना एक तरफा जो है वो जज साहब लोगों का निर्णय, ऐसा लगता है सब बेटियों के ही पिता हैं, किसी के लड़का उड़का नहीं है, बहू बहू नहीं। हम किसी कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक तरफा कानून के बिल्कुल खिलाफ है, चाहे वो पुरुषों के पक्ष में हो चाहे वो महिलाओं के पक्ष में हो। हर कानून में चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए जी। ये ना हो कि जो है औरत मनमानी करने लगे, ये ना हो कि पति मनमानी करने लगे। अब तलाक के एक आधार में है क्रूरता, जिसको साबित करना अत्यंत कठिन है। अब अगर आपका मतलब किसी की पत्नी व्यभिचार में लिप्त है लेकिन उसके पास उसका प्रमाणिक प्रमाण नहीं है, सब लोग जान रहे हैं कि ये व्यभिचार में लिप्त है, अब आप इस आधार पर तलाक मिलता है सेक्शन 13 में, लेकिन आप प्रमाण कहां से देंगे कि व्यभिचार में लिप्त है? आपको उसका वीडियो कहां मिलेगा, आपको उसका जो है वो कहां मिलेगा? क्यों? क्योंकि आपके सामने तो लिप्त है नहीं। मालूम है, सब लोग कह रहे हैं, घर के लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग कह रहे हैं, सर्किल के लोग कह रहे हैं, आलानिया किसी के साथ वो रह रही है, तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि रह रही है? राशन कार्ड आपके घर का है, आधार कार्ड के पर पता उसका ओरिजिनल है, रह रही है किसी के साथ, आप उसके आधार पर जो है तलाक जो है नहीं ले सकते। आप मुकदमा करेंगे 10 चलेगा और उसके बाद लोअर कोर्ट में, आप फैमिली कोर्ट में मुकदमा करेंगे, पत्नी हाई कोर्ट गई तो वहां के जज साहब पत्नी देखते ही, स्त्री देखते ही तुरंत स्टे कर देंगे। अब स्टे हो गया तो स्टे वैकेट कराने के लिए 10 साल आप लड़िए सुबह हाई कोर्ट में, तब जाके मामला है तो मतलब 15-20 साल आपका लटक गया। उसके बाद जो है आपके 70 साल और 75 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में आपका तलाक हो तो उस तलाक होने और न होने से फर्क क्या पड़ता है? तब तक तो आप पलेथन दे रहे हैं ना। एक तो शादी आजकल 30 साल, 32 साल, 35 साल में हो रही है और 5 साल में डिफरेंस हो गया और तलाक की नौबत आते आते 20 साल, 22-25 साल मुकदमे में लग गया, तो 40 साल और 25 साल कितना हुआ सर? 65 साल। तो 60 साल की उम्र में तलाके किसी को मिला 55 साल की उम्र में, तो काहू लायक रहा हो? वो किस लायक रहा ये बताइए साहब? मुस्लिम तो बहुत से जगह जो है उनका जो अपना पर्सनल लॉ है उसमें तलाक कीजिए तो भाई इन लोगों के ईर्ष्या का विषय है कि 4 शादी करेंगे। अरे 4 शादी का क्या प्रावधान है? कि आप विडो से करेंगे, आप जो है मतलब बेसहारा से करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि आपको ये बीबी अच्छी नहीं लगती तो दूसरी ले आए, दूसरी नहीं अच्छी लगती तो तीसरी ले आए, सिनेमा देखना हो तो दूसरी तीसरी के साथ गए और मैयत में जाना हो तो पहली को ले गए, ऐसा नहीं है। इस्लाम में सबको बराबर की निगाह से देखिए, जो नहीं देखते वो इस्लाम का पालन नहीं करते, वो अपने धर्म का उल्लंघन करते हैं। हमारे तो जितने मुसलमान दोस्त हैं, बड़े बड़े तबके के भी लोग हैं, छोटे के भी, किसी ने एक से 2 शादी नहीं हुई, किसी का तलाक नहीं हुआ। तो बहरहाल हाँ, एक जी आप सही कह रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस बना दी गई है कि हाँ हाइपोथेटिकल बना दिया गया है कि साहब जो ऐसा है वैसा है, तो चल 4 शादी कर सकते हैं तो जब चाहे तलाक दे सकते हैं, तो अब आप उनको भी धक्का परेड कराइए कोर्ट में। और उन्होंने बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दिया, तो एक और बात जानिए, उनकी पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती इस्लाम के अनुसार, न किसी के साथ लिव इन में रह सकती है। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा ट्रेडिशनल ढंग से वो रहते हैं। आपके यहाँ तो शादीशुदा महिला किसी के साथ रहने लगती है, उनके ऐसा नहीं। आप एमजीआर का ही देखिए, उनके साथ कितनी जो है बिना शादी के और कितनी शादीशुदा महिलाएं, विडो महिलाएं उनके साथ जो है वो एक पत्नी के रूप में थी, बाकी कई पत्नियां थी उनकी और सभी दावा करती हैं। तो ये समान रूप से लागू होता है।
तो अब सवाल है कि ये तो प्रयोग है, क्योंकि ये इनके तमाम उसमें लिखा हुआ है, इसमें सारे पर्सनल लॉ की ऐसी तैसी हो गई। अब एक्सेप्शन इस पे लागू होगा कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। जी जी कोई जी। कोर्ट में जाएगा तब ये डिसाइड होगा कि एक्सेप्शन में कौन कौन कैसे कैसे कवर्ड है, क्योंकि तमाम आदिवासियों का शहरीकरण हो गया है। जैसे इलाहाबाद में कोल जो समाज जो है वो आदिवासी में गिना जाता है, हम्म। लेकिन वो आदिवासियों की तरह जो रांची के जंगलों के आदिवासी हैं या जो बस्तर के जंगलों के आदिवासियों को उस तरह नहीं रहता। उनको देख के आप ये नहीं कर सकते, चेहरे मोहरे से आपको लगे कि ये जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा रंग इनका डार्कर है और थोड़ा ये है, तो ये हो सकता है कोल समाज के हों। आप देख के ऐसे नहीं कह सकते कि जो है वो क्या कहते हैं, ये बाकी और जो है और क्लास से किसी प्रकार अलग है, लेकिन अब वो आदिवासी हैं। तो अब ऐसे लोगों पर जो है ये लागू होगा कि नहीं लागू होगा, क्या उसके लिए माना जाएगा कि नहीं, इनका तो शहरीकरण हो गया है। तो बहरहाल ये लागू कर दिया, और चूंकि बीजेपी की सरकार है और टेस्ट केस है, इसलिए वहां लागू कर दिया, और वहां अल्पसंख्यक समाज भी कम है इसलिए लागू किया। अब लिव इन रिलेशन पर इन्होंने कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन पंजीकरण आप लिव इन में रहने लगे तो 1 महीने में आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। हम्म। लिव इन में जब चाहे आप लिव इन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको भरण पोषण देना पड़ेगा पत्नी की तरह। पत्नी भी जब चाहे लिव इन से बाहर आ सकती है और भरण पोषण का दावा भी कर सकती है। तो ये हो गया लिव इन रिलेशन। लेकिन यही लिव इन रिलेशन है जिसपे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान सुधा और जस्टिस मार्कंडेय काटजू की पीठ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये रिलेशन को आप किसी रिश्ते में नहीं बांध सकते। ये दो बालिग लोगों का स्वतंत्रता पूर्वक जिसके साथ मन करे रहने के तहत वॉक इन वॉक आउट रिलेशन। जब आपका मन हो आप किसी के साथ वॉक इन कर गए, जब आपका मन हो आप किसी के साथ वॉक आउट कर गए। 1 नाइट स्टैंड भी हो सकता है, 30 डेज नाइट भी स्टैंड हो सकता है, 365 डेज नाइट स्टैंड भी। मैं उसको बहुत सभ्य भाषा में कहना चाहता जी। हूँ। अब बहुत से लिव इन वाले रिलेशन वाले लोग बच्चा नहीं पैदा करते, इसमें बच्चा भी लोग पैदा कर लेते हैं। तो बच्चे पर तो पहले से ही मालूम है कि अगर लिव इन से ही बच्चा पैदा होता है तो उत्तराधिकार कानून के तहत पिता की संपत्ति में उसका पूरा जो है वो हिस्सा होगा। पत्नी अवैध हो सकती है, बच्चे को कोर्ट अवैध नहीं मानती। अब रजिस्ट्रेशन भी कराएं, कहने का मतलब है कि काफी जो है लिव इन को भी बांधने की कोशिश जो है उत्तराखंड सरकार ने की है। और बाकी जब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके टेस्ट होगा तो जज साहब लोगों की मानसिकता का भी पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि जो है नारंगी विचार से जजमेंट हो रहा है या संविधान के अनुसार जजमेंट हो रहा है, और ये इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं संविधान के प्रावधानों का। क्यों? क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो काम प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं किया जा सकता। और ये बिना संविधान संशोधन के ये लागू किया जाना एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संविधान संशोधन है, भले उत्तराखंड में ही हुआ हो, क्योंकि तमाम संवैधानिक प्रावधानों का ये उल्लंघन करता है। बाकी भाई जो सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में जो इसके माहिर वकील फैमिली कोर्ट के हैं, वो ये सब शादी, उत्तराधिकार, आपके क्या कहते हैं तलाक, इसके आधार पर इन्होंने जो किया है वो कितना संवैधानिक है, ये उसके ऊपर वो अपना विचार हमसे ज्यादा बेहतर व्यक्त कर सकते हैं। सर, जी उत्तराखंड तो देवभूमि है, मुसलमान कम जी हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पे, और पहाड़ दूरस्थ एरिया में बड़े बड़े पहाड़ों पे गांव। जो मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया पे कि विवाह के 6 महीने के अंदर पंजीकरण कराना जरूरी होगा, और 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। पंजीकरण नहीं कराने पे 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। शिक्षा की देखिए दर क्या ये है, कितने? जी नहीं नहीं, ये तो मान लीजिए कि उन्होंने ये प्रावधान शादीशुदा वालों के लिए रखा है ना, जी। तो उसमें एक 25,000 का जुर्माना या और लाभ नहीं मिलेगा, वो उन्होंने एक नया जोड़ दिया है। वरना ये सब तो बहुत स्टेट में अब हो गया है कि आप जो शादियां आप कराएंगे उसका पंजीकरण करवाना भी उत्तर प्रदेश में भी अनिवार्य है, बिना वो आपके क्या कहते हैं ये यूसीसी लागू हुए प्रावधान है ये।
तो यहाँ लोग अच्छा, और फिर अगर आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं वो जाते हैं तो उसमें भी आपका जो है देखा जाता है कि आपका पंजीकरण है कि नहीं। कई बार तो हमने शादियों में यहाँ देखा है कि लड़का अमेरिका में है, लड़का पश्चिम जर्मनी में है, उसकी शादी प्रयागराज में हो रही है। तो पता चला कि रजिस्ट्रार जो मैरिज वाला है उसको ये लोग रिक्वेस्ट करके उसकी फीस जमा करके जयमाल के ही समय अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। और अगर वो खाली हुआ उसने मान लिया तो पूरा जो अपने लाव लश्कर के साथ आता है और वहीं माला उलवा पहनाए जाने के बाद वहीं दोनों लड़की लड़के से जो है फॉर्मेलिटी पूरी करा के चला जाता है। उसकी फीस उस जमा करनी पड़ती है और नहीं तो शादी के बाद अगले दिन जाके पंजीकरण तो अब अनिवार्य लगभग हर जगह हो गया है। तो ये तो मान लिया कि दूसरी बात है, बात तो लिव इन की है ना, जहां तो ये वॉक इन वॉक आउट रिलेशन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक प्रकार से कीप है। कीप कीप माने अंग्रेजी में मेड आप कहते हैं नौकरानी को, तो सुनने में जरा खराब नहीं लगता। नौकरानी कहेंगे तो नौकरानी हो जाएगा, फिर लगेगा कि अवमानना सूचक है। तो बहुत से शब्द हिंदी के ऐसे हैं जो आप अगर हिंदी में प्रयोग कर देंगे तो गाली हो जाएगी, अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे तो हुआ करे। बीच लग रहा है कि पीछे अंग्रेजी शब्द है और हिंदी करके जरा देखिए कि इसका अर्थ क्या है। वही मन करेगा जूता जूता निकाल के जुतिया दें, आपसे बता रहे हैं। तो अंग्रेजी में वही शब्द जो है आपको ग्राह्य हो जाता है और अंग्रेजी में। अब आप बताइए, नितांत आपका संसदीय शब्द है ठुल्लू। बाबा जी का ठुल्लू शब्द का प्रयोग कपिल शर्मा के शो से शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका हिंदी में बिल्कुल गूढ़ार्थ शब्दार्थ बता दिया जाए तो जो है लगेगा कि अरे आपका तो वो क्या कहते हैं अश्लील हो गया जो है चैनल, इसको तुरंत बंद किया जाए, ये समाज में बड़ा जहर फैला रहा है। लेकिन कपिल शर्मा ठुल्लू कह के जो है बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ गाली देते हैं बाबा जी का फलाना, ऐसे हाथ ऐसे करके वो बाबा जी का ठुल्लू ऐसे करके कर रहे हैं, क्या मतलब इसका? तो कहने का मतलब बहुत चीजें ऐसे दूसरे ढंग से कही जा रही है। अब पिछवाड़ा शब्द का इस्तेमाल है, क्या है मतलब इसका? पिछवाड़ा की हवा निकल गई, इसका मतलब क्या है? पिछवाड़ा फट गया, इसका मतलब क्या है? ये इसका हिंदीकरण कर दीजिए, शुद्ध में कह दीजिए डायरेक्ट, तो गाली है। तो वही वाली एक और बात है। इसमें इसमें जी मुझे कुछ नया नया, बेटा बेटी को संपत्ति का अधिकार समान होगा, जायज नाजायज में फर्क नहीं होगा, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब वही है जो इसका मतलब अभी तक है। जी, तो लेटेस्ट ऑलरेडी है कि सब? लेटेस्ट है कि बेटा बेटी का संपत्ति में हक बराबर होगा। और हमने आपको बताया कि लिव इन के बच्चे को भी पहले से अगर लिव इन का बच्चा है तो वो पिता के संपत्ति में जायज होल्डर है, वो नाजायज बच्चा नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा स्पष्ट रूलिंग है कि बच्चा नाजायज नहीं होता, संबंध नाजायज हो सकता है। आखिर तिवारी जी का नाजायज भी तो केस संबंध था से ना? ही, हाँ, नाजायज संबंध से ही तिवारी जी एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध था जिसमें रोहित शेखर नाम का लड़का पैदा हुआ। रोहित शेखर ने क्लेम कर दिया कि ये मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। उन्होंने बहुत बचने की कोशिश की, अंत में डीएनए टेस्ट कराया गया और निकल गया कि ये रोहित उनका लड़का है। तो रोहित जो है उनके साथ जो है अपनी अम्मा के साथ जो है तिवारी जी के, क्योंकि उनकी पहली पत्नी जो थी डॉक्टर सुशीला, उनका निधन हो गया था, वो उनके घर में प्रतिष्ठित हो गए। फिर तिवारी जी चले गए तो उनके लास्ट फ्लाइट भी हमारे ख्याल से उनके लड़के उसी रोहित शेखर ने किया। बाद में रोहित शेखर की शादी हुई तो उनकी उसकी पत्नी ने रोहित शेखर की हत्या करा दी। वो एक अलग मामला है डिफेंस लोक कॉलोनी में। लेकिन कहने का मतलब है कि डीएनए टेस्ट से तो पता चल जाएगा कौन बायोलॉजिकल फादर है। लड़का क्लेम करते हैं कि भाई हम तो इनके संतान हैं, फिर आप क्या करेंगे? कह रहे हैं इसमें कि हलाला प्रथा भी बंद होगी। किधर इशारा? हलाला प्रथा क्या है अरे जनाब? दोस्तों को समझा देखिए, दीजिए। हलाला प्रथा जिस तरह इसका प्रचार किया जाता है वो गलत है। क्यों गलत है? हलाला प्रथा जैसे कि कोई तलाकशुदा मान लीजिए कि बीवी है, पति पत्नी में तलाक हो गया, तो किसी और से शादी करेगी तो यहाँ कोई हलाला प्रथा नहीं है। लेकिन अब फिर अगर वो पहले ही हस्बैंड से शादी करेगी, जो उसका पहले पति था, इस बीच में उससे शादी नहीं किया, तब वो कहा जाएगा कि अब इसका इसके साथ डायरेक्ट निकाह नहीं हो सकता। जैसा कि हिंदू सिस्टम में नहीं है, लोग पत्नी को छोड़ के 3 पत्नियों के साथ बारी बारी से रहे, उसके बाद वो उसका भी हो गया, बाद में फिर पहली पत्नी को ले आए बिना तलाके के।
लेकिन वहां तो हम्म तलाक दे दिया तो फिर अगर वो स्त्री पहले पति से शादी करती है तो वहां हलाला प्रथा है कि पहले आप किसी और से शादी करके तलाक लीजिए और तब जो है पति से जो है क्या कहते हैं आप अपने पूर्व पति से शादी कर सकती हैं। अब सवाल यहाँ हम्म। दूसरा है, पति के जी। ही आदमी के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा क्योंकि वही आपको तलाक देगा और न दिया उसने तब क्या होगा? हम्म अगर जिससे आपने हलाला किया, मैंने हलाला के नाम पर जिससे शादी किया, वो जब तलाक देगा तब तो आपको पहले पति से शादी होगी और उसने नहीं आपको तलाक दिया तब क्या होगा? ढोल में पोल हर जगह है सर। लेकिन ये इसलिए बनाया गया है ताकि पति और पत्नी दोनों को दंड दिया जा सके कि फिर क्यों हम्म तलाक दिया था अगर उसी पति के साथ रहना है तो। फिर क्यों समान दंड सब। दिया जाए कि आप उसी के पति के साथ रहना हो फिर विवाह करना हो तो आपने तलाक ही क्यों दिया? चाहे पति हो चाहे पत्नी, तो पति के लिए दंड है कि तुम्हारी पत्नी दूसरे के साथ जो है वो क्या कहते हैं वन नाइट स्टैंड भी रहा उसका, तब तुमको वो पत्नी मिली, तो तुमने कंप्रोमाइज किया। और स्त्री के साथ दंड है कि तुमको भी उस पति के पास जाने के पहले किसी और के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ा। ये दंडात्मक व्यवस्था है, ये नॉर्मल व्यवस्था नहीं है। हम्म इसको इस तरह प्रचारित किया जाता है जैसे नॉर्मल व्यवस्था हो। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप अपनी पत्नी को या मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और फिर उसी से कब फिर हम लोग जो है 6 महीना, साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद फिर कहने हम लोग चलो फिर आपस में शादी कर लें, तो बिना दंड के होना चाहिए या कुछ दंड मिलना चाहिए? हम्म। कम से कम जिसने किया है उसको तो निश्चित ही दंड मिलना चाहिए। अब उस हलाला को ऐसा कहा जाता है जैसे कि अगर तलाकशुदा स्त्री किसी अन्य से शादी करे तो हलाला, ऐसा नहीं है। सेम पर्सन से जिसने उसको तलाक दिया या जिससे उसको तलाक मिला या जिसको इसने तलाक दिया, अगर उससे शादी करती है तो उसको हलाला प्रथा से गुजरना पड़ेगा। मैंने इन बिटवीन आपको एक शादी लड़की को करना ही पड़ेगा। एक सवाल सर, और समान जी अधिकार बेटा बेटी में तो पहले से है कानून में, जी। क्या अभी तक ये लागू हो पाया? और इससे क्या उत्तराखंड तो हिंदू बहुल समाज है, उसमें घर के अंदर ही तनाव नहीं पैदा होगा? कौन भाई बहन आराम से तो संपत्ति का बंटवारा बराबर करता है? क्या ऐसा चलन है इ, क्या? इ, इसका इसका आंकड़ा एनसीआरबी जो क्राइम को आंकड़ा जुटाती है उसके पास भी नहीं। जी। लेकिन हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भाई बहन बहन का संबंध बिगाड़ना हो तो आप संपत्ति। संपत्ति में जो है बंटवारा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वहां मामला बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे है? बहन ने आपके साथ संपत्ति में बंटवारा कर लिया तो आपकी पत्नी है तो पत्नी में भी आपको संपत्ति मिलनी चाहिए ना, या पत्नी को हम्म मिलनी चाहिए ना। आपकी पत्नी ऐसे आई कि उसने कहा कि हम अपने मैके से 1 रुपया नहीं लेंगे, हमारे हम्म पिताजी ने दे दिया, हम अपने भाई के पट्टीदार नहीं बनेंगे। अब आपको मिला नहीं, वो आपको बांटना पड़ गया। फिर बहन हम्म चाहेगी कि जो है मामा का भात भी भाई लेके आए, तो कौन से दंड के तहत मामा का भात लेके आए? आपने तो पहले ही उससे सब हिस्सा ले लिया है। दूसरी बात, ये तब लागू होना चाहिए, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन ये तब लागू होना चाहिए जब आप लड़की और लड़के में लड़की की जब शादी करते हैं तो लड़की की शादी में अगर आपने 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 20 लाख रुपया खर्च किया तो बराबर। उतना रुपया आप लड़के के नाम से भी बैंक में जमा करिए, फिक्स डिपॉजिट कराइए, हम्म तो हिस्सा बराबर हो गया। तो आगे भी जो हम्म हिस्सा होगा आप बराबर कर दीजिएगा, हम्म। क्योंकि आप लड़की को भी पढ़ा रहे हैं, आप लड़के को भी पढ़ा रहे हैं। तो लड़की की शादी में जो आपने अपनी हैसियत के अनुसार 20 लाख, 50 लाख, जैसा लड़का ढूंढा वैसा दहेज दिया, तो दहेज वाला जो रकम आपके मतलब लड़की के खाते में गई, वो लड़के के खाते में भी उतनी रकम तो आनी चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि आप जब अपने लड़के की शादी करेंगे, दहेज लेंगे, तो आप अपने पास से थोड़ी पैसा खर्चा करते हो, दहेजवे में से खर्चा करते हैं। और आप उसी दहेज के लिए भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमने लड़की की शादी में सब खर्च कर दिया, अब भाई लड़के की शादी में जैसा आपकी श्रद्धा होगी उसके हिसाब से हम फिर आपके यहाँ आपका जो है अरमान पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बारात लेके जाएंगे तो आप क्या गहना ले आए हैं लड़की के लिए, क्या गिफ्ट लाए हैं, साड़ी कपड़ा किस तरह से ले आए हैं, आप बारात किस तरह से ले गए हैं, आप सड़ावा बाजा ले गए हैं कि आप जो है वहां शहर का नंबर 1 ले गए हैं, वो सब भी तो खर्चा है। तो हम क्यों करें भाई? हम नहीं करेंगे। और नहीं तो जी। हमको इतना दहेज दो
ये सारी सामाजिक बुराइयां एक दूसरे से गुथी हुई हैं सर। सिर्फ इसको करने से नहीं ठीक होगा, इसमें समग्र ऑपरेशन की जरूरत है। जिस दिन से हो जाएगी, जितना लड़की को देंगे आप उतना लड़के के नाम जमा कीजिए, फिर आगे चलाइए काम, तो होने लगेगा। और नहीं तो आगे चल के ये होगा कि लड़की से पहले ही लोग लिखवा लेंगे कि हमने अपने हिस्से का पूरा पा लिया, अब हमें पिताजी की संपत्ति में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे जब से तलाक में हुआ है कि हिंदू तलाक में 50% प्रॉपर्टी का जो है वो स्त्री को मिल जाएगा, तो शादी के समय लोग एक आजकल फार्म में दस्तखत करवा ले रहे हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं, तलाक अगर हमारा किसी वजह से होता है तो हम इनके संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। यहाँ कानून सवाल बाद में बनता है, उसकी काट पहले पैदा हो जाती है सर। ओवरऑल एक आखिरी सवाल, ये चैलेंजेबल है कोर्ट में, ये हाँ यूसीसी? बिल्कुल, संविधान को छेड़ने की कोशिश है ये। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बगैर बगैर संविधान के संशोधन के, संविधान को छेड़छाड़ उसको बदलने की कोशिश है उत्तराखंड का यूसीसी। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगा जेपी सर के साथ हम लोग फिर बातचीत करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नमाज। शुक्रिया, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्ते सर।